वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। हम सब ने देखा कि 21 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया एससी एसटी कम्युनिटी का के द्वारा, और उनका जो विरोध था, वो जो एजिटेशन था, वो एक सुप्रीम कोर्ट के पर्टिकुलर जजमेंट के अगेंस्ट था जो 1 अगस्त 2024 को 7 जजेस की बेंच ने दिया था, जिसमें उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर सब क्लासिफिकेशन अलाउ किया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, उसमें ऐसा क्या हेल्ड हुआ जिसका इतना अपोजिशन हो रहा था। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वैलिडिटी ऑफ सब क्लासिफिकेशन विद इन रिजर्व कैटेगरीज। तो जैसा कि मैंने बताया, ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो जो जजमेंट का नाम था वो था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। जजमेंट की डेट थी 1 अगस्त 2024 और इसको 7 जजेस की बेंच ने जो है जजमेंट हेल्ड किया था। प्रिसाइडेड ओवर जो थे इस 7 जजेस की बेंच के, वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब। अब इस जजमेंट को हम समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या हेल्ड हुआ था। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा 1975 के अंदर। 1975 के अंदर जो हमारी पंजाब की गवर्नमेंट है उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया। उस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट को 25% रिजर्वेशन दिया हुआ था स्टेट के अंदर, उसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। एक 25% का 50% जो उन्होंने दिया केवल दो कास्ट को, मजहबी सिख एंड वाल्मीकि, और रिमेनिंग 50% जो था 25% का वो दिया अदर कास्ट को। और ये जो नोटिफिकेशन था लगभग 31 साल तक कंटिन्यू चलता रहा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट नहीं आ गया 2004 का, ईवी चिन्हैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस जजमेंट के आने के बाद पंजाब गवर्नमेंट का जो ये नोटिफिकेशन था इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अब ईवी चिन्हैया वाले जजमेंट में ऐसा क्या था, ये जजमेंट क्यों आया, इसको भी हमें जानना पड़ेगा। बेसिकली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, रामचंद्र राजू कमीशन। उस कमेटी का काम था ये आइडेंटिफाई करना कि ऐसी कितनी कास्ट हैं जिनको रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी आज तक बेनिफिट नहीं मिल पाया है और वो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाई है। तो कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन मिलता था उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। जिसमें ग्रुप ए को उन्होंने रिजर्वेशन दिया 1%, ग्रुप बी को रिजर्वेशन दिया 7%, ग्रुप सी को रिजर्वेशन दिया 6% एंड ग्रुप डी को रिजर्वेशन दिया 1%। इसी के अगेंस्ट जो है इसको चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर कि जो सब क्लासिफिकेशन हुआ है एससी कम्युनिटी के अंदर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यहां पे जो लोग इसको चैलेंज कर रहे थे उनका यह कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि वो सब क्लासिफाई कर सकें शेड्यूल कास्ट को, क्योंकि ये पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन केवल आर्टिकल 341 पे प्रेसिडेंट को देता है। अगर कोई कैटेगराइज कर सकता है तो वो प्रेसिडेंट कर सकता है, और वो भी केवल एक होमोजीनियस ग्रुप जो है एससी का उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, कैटेगराइज नहीं कर सकता है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट का यह कहना था कि आर्टिकल 15 और 16 के जो क्लॉज 4 हैं वो स्टेट को एम्पावर करते हैं कि वो शेड्यूल कास्ट को सब क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो कंटेंशन था चैलेंज करने वाली पार्टी का, उनका यह कहना था कि जो ये 1% का इन्होंने जो लॉजिक दिया है ग्रुप ए और ग्रुप डी के अंदर, उसके पीछे कोई रैशनैलिटी नहीं है। क्योंकि ग्रुप ए में जो 1% रिजर्वेशन पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिया गया आंध्र प्रदेश में वो थी रैली कम्युनिटी, और ग्रुप डी में जिनको 1% रिजर्वेशन दिया गया वो थी आदि आंध्रा कम्युनिटी। अब रैली कम्युनिटी को सबसे ज्यादा बैकवर्ड बताया गया और आदि आंध्रा को सबसे ज्यादा फॉरवर्ड बताया गया कि इनको सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है, इसलिए आगे बढ़ चुके हैं। तो जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड है और जो सबसे ज्यादा फॉरवर्ड है, दोनों को सेम ही रिजर्वेशन देना पूरे लॉजिक को ही फेल कर देता है कि जो आप चाह रहे हो कि जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड है उसको ज्यादा रिजर्वेशन मिले, ऐसा तो इससे कुछ बेनिफिट मिल नहीं पा रहा है। तो इन सारे कंटेंशन को ध्यान में रखते हुए 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने जजमेंट दिया ईवी चिन्हैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और जो ये लॉ था जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाया था सब कैटेगराइज करने के लिए, आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट एंड रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑर्डिनेंस 1999, जो आगे जाके लॉ में कन्वर्ट हो गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया तो इसी जजमेंट को बेस बनाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो 31 साल से पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन चल रहा था उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया और वो खत्म हो गया। पर पंजाब गवर्नमेंट वहीं नहीं रुकी। पंजाब गवर्नमेंट दोबारा एक नया लॉ लेके आई इन द ईयर 2006, जिसका नाम था पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006। उन्होंने जो मजहबी सिख को टोटल एससी के रिजर्वेशन का 50% रिजर्वेशन दे रखा था,
मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज को वो वापस दिया, यानी जो भी एससी को रिजर्वेशन है उसका 50% रिजर्वेशन होगा मजहबी सिख के पास और वाल्मीकि समाज के पास, और बाकी रिमेनिंग जो 50% रिजर्वेशन होगा वो अदर के पास, कास्ट के पास। इसको ये दोबारा लेके आए। दोबारा ऑब्वियसली इस लॉ को जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और ईवी चिन्नैया के जजमेंट के बेसिस पे इसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। इस डिसीजन की अपील जो थी पंजाब गवर्नमेंट ने करी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो इसका नाम हुआ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह। इसी का जजमेंट जो है 1 अगस्त 2024 को आया। तो इस केस में हुआ क्या, पंजाब गवर्नमेंट का यह कंटेंशन था कि जो ईवी चिन्नैया वाला जजमेंट है वो इंदिरा साहनी जजमेंट के अगेंस्ट जाता है, उसकी कंकरेंस में नहीं है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1992 का जजमेंट था वो ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं देने की बात करता था, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर सब क्लासिफिकेशन हो सकता है और उसमें जो क्रीमी लेयर है यानी जो बहुत ज्यादा बेनिफिट ले चुके हैं उनको अब रिजर्वेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जजमेंट 1992 का 9 जजेस की बेंच का था, जो ईवी चिन्नैया की बेंच से एक बड़ी बेंच थी। तो एक छोटी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच के जजमेंट को ध्यान में नहीं रखा है और उसके अगेंस्ट कोई जजमेंट दिया है, ये पंजाब गवर्नमेंट का कहना था। पंजाब गवर्नमेंट का एक कंटेंशन और ये था कि अगर ओबीसी के अंदर सब क्लासिफिकेशन होता है तो पेरी मटीरिया है, ये सेम रिलेशन में है एससी और एसटी के अंदर जो है उसमें भी सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। तीसरा कंटेंशन जो पंजाब गवर्नमेंट का था, उनका यह कहना था कि कुछ कास्ट जो है वो कंटिन्यू बेनिफिट लेते आ रही है, कुछ ट्राइब जो है वो कंटिन्यू बेनिफिट लेते आ रही है रिजर्वेशन का। उनकी फैमिली में ऑलरेडी जो है काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट सर्वेंट हो चुके हैं और कुछ कास्ट ऐसी हैं जो आज तक बिल्कुल बेनिफिट नहीं ले आई है। तो एफर्मेटिव एक्शंस उनके लिए भी होने चाहिए जो कास्ट आज तक बेनिफिट नहीं ले पाई है। तो पंजाब गवर्नमेंट की सारी बात जो है कोर्ट ने सुनी और कोर्ट ने जो 3 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का केस है इसलिए हम इसको नहीं सुनेंगे और इसको एक लार्जर बेंच को फॉरवर्ड किया। तो जुलाई 2020 में जो एक केस था एक लार्जर बेंच के पास गया 2020 जुलाई के अंदर, जो 5 जजेस की बेंच थी। 5 जजेस की बेंच ने भी मैटर को सुना और इसको, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का केस था और ईवी चिन्नैया जजमेंट के अंदर भी 5 जजेस की बेंच थी, इसलिए उसको और लार्जर बेंच को फॉरवर्ड किया अगस्त 2020 के अंदर और ये 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गया, जिसको प्रिसाइड ओवर किया चीफ जस्टिस ने और 1 अगस्त 2024 को जजमेंट दिया। तो कोर्ट ने जो ये दोनों कंटेंशन सुने, एक तरफ से रेस्पोंडेंट का कि आर्टिकल 341 जो है केवल प्रेसिडेंट को ये पावर देता है और स्टेट के पास पावर नहीं है, और दूसरी तरफ से पंजाब गवर्नमेंट का कि सब क्लासिफिकेशन एससी के अंदर होना चाहिए। इंदिरा साहनी वाला जो जजमेंट है वो केवल ओबीसी के लिए नहीं था, एससी एसटी के लिए भी था। मीनवाइल 2018 में एक जजमेंट और भी आया था जर्नैल सिंह वाला, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर अलाउ किया था। तो सारे कंटेंशन सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 6:1 की मेजोरिटी से जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि शेड्यूल कास्ट जो है और शेड्यूल ट्राइब जो है उसके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। पर अब ये कैसे होगा ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को ग्राउंड रिपोर्ट्स निकालनी पड़ेगी, सर्वे करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी कास्ट है जो बहुत सारा बेनिफिट ले चुकी है, ऐसी कौन सी ट्राइब है जो बहुत ज्यादा बेनिफिट ले चुकी है, ऐसी कौन सी कास्ट और ट्राइब है जिनको आज तक बेनिफिट नहीं मिला है। तो उसी को करते हुए इसको जो है अप्लाई किया जाना चाहिए और एससी और एसटी के अंदर भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट होना चाहिए कि जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं उनको रिजर्वेशन ना मिले और जो आज तक रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाए हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी को गवर्नमेंट जॉब मिली हो पर वो केवल पियोन बना हो, तो क्या ऐसे आदमी को हम ऐसे रिजर्वेशन के बेनिफिट से बाहर कर सकते हैं जो आज तक केवल पियोन बना है, क्या उसकी फैमिली को बाहर कर सकते हैं? तो इस सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली सब क्लासिफिकेशन एससी और एसटी कैटेगरी में हो सकता है, पर यह कैसे होगा, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को देता है ना कि जुडिशरी को देता है, ये लेजिस्लेचर के एम्बिट में आता है। तो ये जजमेंट था जो 1 अगस्त 2024 को आया और इसके विरोध में जो है पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान हुआ। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था ये आपके बहुत काम का रहा होगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा
और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यूजफुल रहेगा और आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और आज के लिए थैंक यू और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।